का ताल्लुक है कि वो फ़लस्तीन को ख़त्म करना, वो फ़लस्तीन की इस्राइल की हिमायत कर सकते हैं, लेकिन फ़लस्तीन को ख़त्म कर दें, ये शायद खुद उनके मफ़ाद में अरब ममालिक के इन गल्फ़ कंट्रीज़ के मफ़ाद में नहीं होगा कि वो फ़लस्तीन को ख़त्म कर दें या गज़ा को ख़त्म कर दें। बहरहाल ये बात को किसी से ढकी-छुपी नहीं है कि मस्जिद अक़सा अभी भी फ़लस्तीन में ही है। तो मस्जिद अक़सा का जहाँ सवाल होगा, वहाँ मुस्लिम हुकूमतें पीछे से कुछ भी करें, लेकिन मस्जिद अक़सा ख़त्म हो जाए, इसे अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, इसकी सोच भी उन लोगों के अंदर आए, इसकी जुर्अत उन सरकारों में यकीनन नहीं होगी। इसलिए ये मानना कि वो फ़लस्तीन को ख़त्म करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होगा कि वो यरूशलेम को ख़त्म करना चाहते हैं और यरूशलेम किसी से ख़त्म नहीं यानी मस्जिद अक़सा किसी से भी ख़त्म नहीं होगा, ये बात सब लोग जानते हैं। तो ये इतना बड़ा रिस्क अगर ये हुक्मरान लेने की बात सोच रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी खुदकशी के जो इक़दामात हैं, उन्हीं की जानिब बढ़ रहे हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो इस हद तक सोच सकते हैं कि फ़लस्तीन ख़त्म हो जाए या मस्जिद अक़सा शहीद हो जाए। वो अपने तिजारती मफ़ादात देखिए, सऊदी अरब के बयानात पिछले दिनों भी आए, फ़लस्तीन के अलावा, कि हमने टूरिज़्म की इंडस्ट्री में, नॉन रिलिजियस टूरिज़्म में हमने कितने बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, ये उनके बयानात आए। फिर रिलिजियस टूरिज़्म में उन्होंने उनके क्या अचीवमेंट्स हैं, वो भी बयानात आए। इससे ये साफ ज़ाहिर है फिर उनका जो वो 230 का नियम 230 है, ये साफ बता रहा है कि इन लोगों को अल्लाह से पे भरोसा ज़रा कम है और अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी पे भरोसा ज़्यादा है और इनको प्रॉब्लम ये है कि तेल अगर ख़त्म हो गया, तो फिर उनके पास इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए क्या बचेगा? इसलिए वो टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं और उस किस्म के बयानात आ रहे हैं। तो ये पर्सनल जो किंगडम्स हैं, ये किंगडम्स के सर्वाइवल की पॉलिसी है। हुकूमतों के नज़रियात की या अवाम के नज़रियात की या इस्लामी अशार का शाइर का उनकी सोच से बिल्कुल भी कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद उनकी सियासी मजबूरी है कि वो बैतुल मक़दस को अपनी जगह मौजूद रखें, ये सियासी मजबूरी है। इसलिए ये सोचना मुमकिन नहीं है। अच्छा, और एक मोहम्मद बिन बात स और है जी, कि जी। आप पूरा इसका इस बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान में जो कुछ इन्होंने किया, चाहे इस्माइल हानिया साहब की शहादत हो या उससे पहले जो कासिम सुलेमानी साहब की बरसी के मौके पर वहाँ बम मार के 100 लोगों को गिराया गया, फवाद चक्र की साहब की जो है वहाँ शहादत हो या और दूसरी शहादतें इज़राइल ने की, उसका सीधा मकसद और अब अरबों के साथ जो इजिप्ट या जॉर्डन या सऊदी अरब या यूएई के कुछ मफादात के खिलाफ इज़राइल बढ़ा है, उसने अरबों को एक दूसरे के करीब आने का मौका इसलिए दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू का मफाद इसमें है कि जंग का दायरा बढ़े। भले ही सारे अरब मिलके इस्राइल से लड़े, वो उसको मजबूर कर दे अरबों को कि वो उनसे मिलके लड़ें या ईरान को मजबूर करे कि ईरान बराह रास्त हमला करे। एनी हाउ कि बेंजामिन नेतन्याहू ये चाहता है कि जंग का दायरा किसी सूरत में बढ़ जाए तो उसे निजात मिल जाए और वो बढ़ नहीं पा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू से। पिछले दिनों मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान दिया था, जो अमेरिकी प्रेस ने लिखा था कि मोहम्मद बिन सलमान प्राइवेटली कांग्रेसमैन के कह रहे हैं कि अगर मैं इस वक्त यानी मैं अगर इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करता हूं तो मेरा हशर भी तकरीबन अनवर सादात जैसा होगा, जैसे कि मिस्र के साबिक प्रेसिडेंट को कत्ल कर दिया गया। तो ये हकीकतें हैं इस पूरे इलाके की। अरब मुल्कों ने किस तरह से कितना कंप्रोमाइज किया हुआ है, वो कहां तक जा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत की भी एक सरकारी कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर जो आती है, म्यूनिशंस इंडिया, द वायर ने एक स्टोरी की थी जिसमें यह बताया था कि सिर्फ अडानी और अंबानी नहीं बल्कि सरकारी कंपनियां भी एमनिशंस भेज रही हैं। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, आपने बता दिया कि जंगबंदी शायद 1-1.5 महीने में हो जाए। क्या कुछ सूरत हाल बनेगी, आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, आपने हमें